हेलो बच्चों, आप भी घर पे बैठे हो लॉकडाउन में। तो समय बहुत कीमती है। आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस समय का सदुपयोग करते हुए अपन पिछले 2 वीडियो में आविष्कार में पढ़ा था। अब आगे और इसको कंटिन्यू करते हुए अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गुलाम का नियम। तो जो गुलाम का नियम है, नाम से पता चल रहा है कि किस साइंटिस्ट ने दिया, गुलाम ने दिया। गुलाम का नियम पहले तो अप्लाई किस पे होता है। सबसे पहली बात है, ये नियम जो अप्लाई होता है वो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों पर अप्लाई होता है। बिंदु आवेश कोई बड़ी राशि तो है नहीं कि मतलब कोई भी आकार मान सकते हैं इसका, बहुत ही छोटी राशि है, तो उसको अपन ने बिंदु आकार मान रखा है। अब ये 2 आवेश है जो एक दूसरे से मान लो स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो गुलाम के नियम अनुसार गुलाम ने दोनों आवेशों के मध्य, दोनों स्तर आवेशों के मध्य लगने वाले बल क्या है बताया था। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 के समानुपाती होगा तथा इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जब अपन को पता है कि समानुपात का स्थिरांक घटता है तो एक नया नियतांक आता है। तो ये जो अपना नियम है वो हो जाएगा ये कुछ इस तरह से। ये जो k है, ये k क्या है? ये k है समानुपाती स्थिरांक। k है समानुपाती स्थिरांक। वैसे आपको ये सूत्र देख के कुछ और याद आया होगा। आपने 11वीं क्लास में एक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ रखा है न्यूटन का, जिसमें आपने सबने पढ़ रखा है Gm1m2/r²। सेम यही चीज है यहाँ पे भी। वहां पर 2 द्रव्यमान के बारे में चर्चा हो रही थी, यहाँ पर 2 आवेशों के बारे में चर्चा हो रही है। वहां पे जो था गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, यहाँ पे जो समानुपाती नियतांक है। इस k का जो आंकिक मान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक भी होता है, तो मैं सीधा दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो देखना यहाँ पे कि हम छोटा सा इसका देखते हैं मात्रक निकालने का तरीका, जिससे अपन को ये याद रखने में आसानी रहेगी। k का जो सूत्र है वो कैसे बनेगा? FR²/Q1 Q2। तो इससे जो बल है, बल का मात्रक है न्यूटन, और ये जो है दूरी का मात्रक है मीटर स्क्वायर, और ये कूलम है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक है कूलम स्क्वायर। तो जो k है इसका मात्रक हो जाएगा, मान तो हो गया ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट इसके साथ अपन स्पीमा भी निकाल लेते हैं। तो बीमा निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो न्यूटन है ये बल है, तो बल की बीमा क्या होती है? m1L1T-2। ये मीटर है, ये है दूरी की बीमा होगी L2। और जो आवेश है, आवेश की अपन निकाल रखी है पिछले टॉपिक में, A1T1। इसका भी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किया। सो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से अपने पास में जो आएगा वो आएगा, देखो द्रव्यमान केवल m ही है, तो ये m1 हो गया। लंबाई यहां पर भी है, तो ये हो गया L3। अब समय ऊपर जो T-2 है, नीचे क्या जाएगा T+2, साथ में क्या जाएगा A-2। ठीक है, ये नीचे प्लस में, ऊपर आएगा ये भी माइनस हो जाएगा। तो अपने पास में ये जो विमा हुई वो क्या हुई? m1L3T-4 A-2। तो ये हो गया अपने पास में k की विमा और k का मात्रक और k का आंकिक मान। नेक्स्ट k की विमा हो गई, मात्रक हो गया। अब अपन बात करते हैं ये जो गुलाम का नियम है, इस गुलाम के नियम का इस k का जो मान था वो अपन ने निकाला था 9 × 10⁹। ये आया कहां से? तो ये जो k है ये होता है 1/4πε0। ये जो है इसको अपन कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। जो फर्स्ट टाइम पढ़ा अपन ने एप्सिलॉन, ये दिखता ई की तरह ही है। ई तो ये होता है, स्मॉल ई ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये जो होगा सी करके ऐसे बनाएंगे अपन, और इसके नीचे लिखेंगे 0। ये के साइलेंट रहता है, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये क्या होती है? ये होती है
परमिलिटी, आपने इसको कह सकते हैं विद्युतशीलता, ये किसी भी माध्यम पर निर्भर करती है। वैसे यहाँ पे जब भी नॉट आएगा तो ये क्या हो जाएगी, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका भी आंगिक मान होता है जो कितना होता है 8.85 × 10⁻12। अब यहां पर जो इसका मात्रक आएगा वो क्या आएगा, वो इस k का जस्ट उल्टा आएगा। जो अपन ने k का मात्रक निकाला था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो उसको उल्टा कर देंगे, वो हो जाएगा इसका मात्रक। नेक्स्ट, वैसे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये अभी तो निर्वात के लिए है। अगर माध्यम आ गया यहाँ पर तो माध्यम के लिए कैसे बदलता है उसको हम देखते हैं। अपन ने जो कूलाम का नियम निकाला था वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, और जो K था उसको अपन 1/4πε0 से लिखते हैं, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹। अब ये कब होता है, जब निर्वात है तब। यदि निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हुआ तो माध्यम की उपस्थिति में इसका क्या होगा, माध्यम की उपस्थिति में हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखेंगे, k की जगह m लगाएंगे। ये जो m है किसके लिए, ये माध्यम के लिए। इसकी अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से बदलता है। देखो एप्सिलॉन नॉट का मान सबके लिए अलग होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान अगर अपन वायु के लिए लें तो कितना होगा 1.0053, ठीक है। अगर अपन यही मान किसी कांच के लिए लेंगे तो उसका मान 5 से लेकर 9 के बीच बदलता रहेगा। अगर अपन रबड़ के लिए लेंगे तो उसके लिए एप्सिलॉन का मान रहेगा 8। ऐसे ही सारे मान अपन को याद नहीं रखने हैं। सबसे जो जरूरी है वो चीज याद रखनी है कि यदि अगर अपन किसी चालक के लिए लेते हैं, यदि अपन एप्सिलॉन का मान चालक के लिए लेते हैं तो कितना होता है, वो होता है अनंत। देखो ये जो एप्सिलॉन है इसकी तरह कुछ और अपने पास पद भी आएंगे, जैसे म्यू नॉट है, वो होगा चुंबकशीलता। ये विद्युतशीलता, ये चुंबकशीलता है। एक होता क्या, किस तरह से होता है देखना। तो कोई भी माध्यम होता है, उस माध्यम से हम विद्युत क्षेत्र को प्रवाहित कर सकते हैं। तो जो माध्यम होता है उसमें से विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखाओं को गुजारने की जो क्षमता होती है, विद्युत बल रेखा, ये अगले लोग अपन पढ़ेंगे क्या होती है। चुंबकीय बल रेखा आपने पढ़ रखी होगी, उस तरह से विद्युत बल रेखा होती है। चुंबकशीलता क्या होती है, किसी माध्यम से चुंबकीय बल रेखा गुजारने की क्षमता। विद्युतशीलता क्या होती है, किसी माध्यम से विद्युत बल रेखा गुजारने की क्षमता। तो हमको पता है कि कोई चालक होगा तो चालक क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है, चालन करता है, तो वो अपने में से सभी बल रेखाएं गुजार देगा। तो ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं। जस्ट 2 साल पहले आ रखा है, एक नंबर का निकला आ रखा है, उसको हम वापस देंगे बाद में। तो ये मान थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब अपन तुलना करते हैं इसकी आपस में माध्यम की और निर्वात के लिए। तो अपन इस तरह से एप्सिलॉन को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको परायुक्तांक कहा जाता है। ये क्या होता क्या, ये अलग पदार्थों के अलग प्रकार से होता है। तो अपन अभी पढ़ा था निर्वात के लिए F नॉट का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और माध्यम के लिए होता है वो होता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अपन इसके आधार पर एक चीज देखते हैं, वो होती है एप्सिलॉन R। देखो एप्सिलॉन R का मतलब क्या होगा, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब अपन इसका किससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये है निरपेक्ष निर्वात में, ये माध्यम का और ये किसी के सापेक्ष है। तो जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, तो उसको अपन देखते हैं। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो होगा, ये इस तरह से निकलता है m अपॉन f नॉट। मतलब किसी भी माध्यम में कूलाम बल का मान अनुपात निर्वात में कूलाम बल का जो मान होगा वो होगा किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। अब ये जो है ये मात्रक वाली राशि है, ये भी मात्रक वाली राशि है, लेकिन ये मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। और जो मात्रकहीन राशि होगी वो विमाहीन राशि भी होती है। तो एप्सिलॉन R मात्रकहीन और विमाहीन दोनों राशि है। नेक्स्ट, अभी अपन ने बात की थी
कूलाम के नियम की। अब कूलाम के नियम की सदिश निरूपण की बात करते हैं आगे। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, देखते हैं इधर। ये सदिश निरूपण है वो अलग तरीके से कई नियम में और आएगा, जैसे बायो-सावर्ट के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। तो इसमें अपन ने जो बल लिया था कूलाम के नियम के लिए, बल लिया था। ये बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर शॉर्ट में बताऊंगा आपको तो देखो, अभी तक अपने पास में ये जो था बल वो क्या था, एक परिमाण था, इसमें कोई भी दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो अपन ने क्या किया, इसको सदिश निरूपण करने के लिए एफ लगाया। अपन ने पढ़ रखा है पहले कि कोई भी सदिश राशि कब होती है, जब उसके साथ में कोई न कोई एकांक सदिश होता है। जैसे ये है सदिश राशि, ये है अदिश राशि, और इसके साथ में जैसे ये आई के पाया सदिश राशि होगी, अगर जे के पाया सदिश राशि होगी। वैसे ही अगर अपन शॉर्ट में बात करेंगे तो अपन यहां पे लगा लेते हैं कोई भी आर कैप। अब ये जो कैप है वो क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बट्टा सदिश का परिमाण, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज लूंगा तो ये एफ सदिश जो आएगा वो क्या आएगा, के Q1 Q2 आर सदिश बट्टा आर क्यूब। अब यहां पे स्क्वायर था, यहां पे क्यूब हो गया, ध्यान रखना। यहां पे अगर अपन इसको सदिश में नहीं लेंगे तो सिर्फ ये रहेगा। जैसे अपने सदिश में बदलना है इसको, तो यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, यहाँ पे कैप लगा दिया। कैप लगाने से यहाँ पे क्या चेंज आया, यहाँ पे जो सदिश था उसके साथ में एक क्यूब आ गया, ठीक है। ये है परिमाण, ये है इसकी दिशा। नेक्स्ट, ये हुआ सिंपल से। अब अपन इसको किसी ग्राफ के अंदर देखते हैं या किसी निर्देशांक में देखते हैं तो वो कैसे होता है उसको अपन देखते हैं। वो भी सदिश निरूपण ही है इसका। देखो, अपन ने माना कि ये कोई निकाय है, इस निकाय के अंदर कोई भी दो बिंदु आवेश है, जैसे ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। इसकी स्थिति हो गई R1 और इसकी स्थिति हो गई R2। अब क्या होगा, बल सदिश राशि है तो Q1 आवेश लगाएगा Q2 आवेश पर बल। इसको अपन किससे दर्शाएंगे, Q1 आवेश लगा रहा है Q2 आवेश पर बल, तो इसको दिखाएंगे F21 से। तो वापस Q2 आवेश भी Q1 आवेश पर बल लगाएगा, तो उसको अपन दर्शाएंगे F12 से। यहां पे विशेष ध्यान रखना, कौन किस पे बल लगा रहा है उसके हिसाब से 21 और 12 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आवेश एक बल लगा रहा है आवेश 2 पर, ठीक है। तो अब F12 का जो मान होगा, जैसे अपन F12 को देखते हैं, F12 का जो मान होगा वो क्या होगा, वो K Q1 Q2 अपॉन R12। अभी तक ये सदिश में नहीं है, अब अपन सदिश बदलते हैं इसको, तो क्या होगा R12 का कैप। अब ये जो R12 है वो क्या है, यहां पर तो परिमाण है, यहाँ पे सदिश, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं R12 बराबर R12 सदिश बट्टा R12 का परिमाण। तो ये बदल के क्या हो जाएगा, F12 बराबर K Q1 Q2 R12 सदिश बट्टा R12 का क्यूब। अब अगर अपन इसकी विपरीत बात करते हैं F21 की, तो वो क्या होगा, तो वो भी कुछ इस तरह से होगा F21 बराबर K Q1 Q2, जो आवेश का मान बदलने वाला नहीं है, R21, ये दिशा बदल गई, और परिमाण R21 का क्यूब। अब मैं बात करूं अगर आपको दूरी की, इस आवेश से यहां तक की दूरी या इस आवेश से यहां तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। R12 का परिमाण R21 के परिमाण के बराबर होगा, परंतु यहाँ पे दिशा विपरीत है, ठीक है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं R12 जो होता है वो R1 माइनस R2 होता है, और R21 जो होता है वो R2 माइनस R1 होता है। दिशा में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी, क्योंकि परिमाण तो समान है, दिशा विपरीत है। तो इसी के आधार पर अपन इनको देखते हैं, तो क्या होता है कि जो F12 है वो F21 के क्या है, बराबर, परिमाण बराबर है सिर्फ, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, Q1 Q2 ये R12 है, ये R21 है, और यहाँ पे R12 है, यहाँ पे भी R21 है, इनका परिमाण समान है। अब जैसे इनकी दिशा की बात करते हैं, जैसे इसकी दिशा की बात करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा। यहाँ ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि अपन ने अभी ग्राफ में भी देखा था कि एक
इस दिशा में बल लगा रहा है, एक इस दिशा में बल लगा रहा है, तो दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं F12 प्लस F21 बराबर 0। क्या हुआ, 0। यहां से अपन को दो नई बातें पता चली कि किसी भी निकाय में जो आवेश एक दूसरे में जो बल लगाते हैं उन बलों का परिमाण क्या होता है, समान होता है, और उसी निकाय में लगने वाले कुल बल का सदिश योग जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहां पढ़ा था आपने, तो कौन सा नियम है जिस नियम के अंदर लगने वाला बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत होती है, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो ये जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम की भी पालना करता है, अपन कह सकते हैं, और बल संरक्षण के नियम की पालना करता है। कुछ और बातें करता हूं मैं इनके कूलॉम के नियम के बारे में। वो विशेष क्या है कि कूलॉम का नियम सदैव सदैव केवल स्तर आवेश के मध्य लगता है। आप सोच रहे कि आवेश गतिशील होगा तो क्या होगा, अपन अपने 7वें अध्याय में पढ़ेंगे एक लॉरेंज बल। तो जब आवेश गतिशील होता है तो उसके ऊपर लगने वाला बल जो होगा वो लॉरेंज बल होगा, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, कूलॉम का नियम सदैव केवल स्तर आवेश के ऊपर लगता है। दूसरा, इस बल का जो परिमाण होता है, मतलब ये बहुत ही लघु परास का बल है, लघु परास मतलब बहुत ही कम, तो इसका -15 नाभिक के आकार के बराबर। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर जो बल लगता है वो एक तरह से कूलॉम बल होता है। नेक्स्ट और अपन बात करते हैं जो कूलॉम का जो बल होता है वो किसकी पालना करता है। देखो, किसी भी निकाय में कोई एक आवेश नहीं हो सकता, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तो एक अपन ने सिद्धांत पढ़ रखा है वेव के अंदर अपने, जो है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, जिसमें अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, जिसको अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है। और ये जो कूलॉम का नियम है वो कूलॉम का नियम बहुत सारे आवेशों के लिए भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कूलॉम के नियम में एक विशेष बात और ये है कि जितने भी नियम होते हैं अपने भौतिकी के अंदर, जिसके अंदर ये चीज आती है, उसको अपन कहते हैं दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम। दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो ये कूलॉम का नियम दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम की भी पालना करता है। तो देखो, आज अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा था पूरा डिटेल में, उसके अंदर अपन ने एक एक चीज डिस्कस किया। कूलॉम का नियम क्या होता है, किस किस पे लागू होता है, किस तरह से इसका मान निकाला जाता है, इसके अंदर किस तरह से इसका स्थिरांक का मान होता है। ठीक है, किस तरह से हम इसको सदिश निरूपण कर सकते हैं। इस नियम देखो, हम है ना इस पूरे यूनिट के अंदर पढ़ने का जो अपना पर्पज है वो क्या है कि हम बल से पढ़ेंगे तीव्रता, तो फिर तीव्रता से पढ़ेंगे अपन विभव, और विभव से अपन पढ़ेंगे दायित्व। ये जो 4 चैप्टर है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप बल को ढंग से पढ़ोगे तो तीव्रता पढ़ सकते हो, और तीव्रता ढंग से पढ़ोगे तो विभव को, और फिर उससे दायित्व को पढ़ेंगे। तो चारों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आगे के सारे अध्याय से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, 2 बार वीडियो देखना और कोशिश करना कि साथ साथ उसके नोट्स प्रिपेयर कर सको।